तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंडियन के बारे में जो कि एक अच्छी ज़िंदगी की तलाश में इंडिया से ब्रिटेन चला गया। वहाँ पे उन्होंने खूब ज़्यादा मेहनत करके एक बहुत ही अच्छा बिजनेस भी खड़ा किया। सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर थोड़े टाइम के बाद उनकी फैमिली वहीं ब्रिटेन में ही सेटल हो चुकी थी। उन लोगों की ज़िंदगी में एक दिन ऐसा आया जब ये पूरा का पूरा परिवार गायब हो चुका था। ये पता ही नहीं चल पा रहा था कि आखिर इन परिवार के लोगों को ज़मीन निगल गई या आसमान खा गया। तो दोस्तों पूरी कहानी सुनाऊंगा आपको, लेकिन प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और मेरे इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो फ्रेंड्स, लेट्स डिग डीप इनटू दिस स्टोरी। तो दोस्तों आज की ये कहानी है अमरजीत चौहान और उनके परिवार के बारे में। अमरजीत चौहान कुछ साल पहले इंडिया से ब्रिटेन चले जाते हैं। वहाँ पे उन्होंने खूब ज़्यादा मेहनत की और अपना एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट कर दिया। इनकी कंपनी का नाम CABA फ्रेट सर्विसेज था, जो कि हेथ्रो एयरपोर्ट के बिल्कुल नज़दीक में थी। और अब वहीं पर रहते हुए अमरजीत ने नैन्सी नाम की लड़की से शादी कर ली थी। नैन्सी पंजाब की रहने वाली थी। अब शादी के बाद अमरजीत और नैन्सी इनके 2 बच्चे थे और ये पूरा परिवार लंदन के पास ही रहता था। क्योंकि इनका सबसे छोटा बेटा जो कि अभी सिर्फ 2 महीने का था, तो उसकी देखभाल के लिए और नैन्सी की मदद करने के लिए उनकी माँ, जिनका नाम था चरणजीत कौर, वो भी लंदन में ही रहती थी। नैन्सी का एक भाई भी था जिसका नाम था ओंकार वर्मा, जो कि न्यूजीलैंड में रहता था। वैसे तो ये दोनों भाई बहन बहुत ही ज़्यादा दूर रहते थे, लेकिन इन दोनों की अक्सर फ़ोन पे बातें हुआ करती थी। अब दिन आया 14 फरवरी 2003 का। उस दिन भी हमेशा की तरह नैन्सी ने अपने भाई को फ़ोन किया, लेकिन इस बार नैन्सी कुछ घबराई हुई लग रही थी। तो ओंकार ने अपनी बहन को उसकी घबराहट की वजह पूछी। तो यहाँ पे नैन्सी ने ये बताया कि अमरजीत, जो कि पिछले दिन से ऑफिस गए थे, वो अब तक घर वापस नहीं लौटे हैं। नैन्सी ने ओंकार को बताया कि उसने अमरजीत के नंबर पर कई बार फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन उनका नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। उसके बाद उसने अमरजीत के ऑफिस पे भी फ़ोन किया, तो वहाँ के स्टाफ ने ये बताया कि अमरजीत कोई अर्जेंट बिजनेस मीटिंग के लिए नेदरलैंड चले गए हैं। किसी भी बड़े बिजनेसमैन के लिए कोई अर्जेंट मीटिंग के लिए किसी भी दूसरे देश जाना ये तो एक आम बात है, लेकिन अमरजीत की नेदरलैंड जाने की बात सुनकर नैन्सी बिल्कुल ही घबरा गई थी। क्योंकि अमरजीत ने नैन्सी से किसी भी नए बिजनेस डील के बारे में या फिर नेदरलैंड जाने के बारे में कोई भी बात नहीं की थी। और नैन्सी इसीलिए भी डरी हुई थी क्योंकि उसको ये अच्छे से पता था कि कुछ ही दिन पहले अमरजीत ने ब्रिटेन गवर्नमेंट में रेसिडेंस परमिट के लिए अप्लाई किया हुआ था। तो इसकी वजह से अमरजीत का पासपोर्ट भी ब्रिटेन गवर्नमेंट में जमा किया हुआ था। अब बिना पासपोर्ट के तो अमरजीत का नेदरलैंड जाना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल था। अब नैन्सी ये सब कुछ समझने की कोशिश ही कर रही थी, तभी थोड़ी देर में उसके मोबाइल में एक वॉइसमेल आता है। यह वॉइसमेल अमरजीत चौहान का ही था, जिसमें नैन्सी से कहता है कि तुम बिल्कुल ही चिंता मत करो, मुझे किसी अर्जेंट काम के वजह से ब्रिटेन से बाहर जाना पड़ा है। मैं बहुत ही जल्द तुम लोगों के पास आ जाऊंगा। अब इस मैसेज को सुनकर तो किसी को भी सुकून मिल जाता, लेकिन इस मैसेज को सुनकर नैन्सी की परेशानी और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। क्योंकि यह पहली बार हुआ था कि जब अमरजीत ने नैन्सी को कोई मैसेज दिया तो वो इंग्लिश में था। इससे पहले हमेशा अमरजीत ने नैन्सी से पंजाबी में ही बात की थी। 13 फरवरी 2003 को जब अमरजीत आखिरी बार काम पर गए थे, तो उसके बाद वो वापस ही नहीं आए। तो ये पूरे घटनाक्रम की जानकारी नैन्सी ने अपने भाई ओंकार को 14 फरवरी 2003 को दी थी। और इस पूरी बातचीत के दौरान पूरे मामले को जानने के बाद ओंकार ने अपनी बहन को समझाया और फिर फ़ोन रख दिया। और उसके बिल्कुल अगले दिन यानी कि 15 फरवरी 2003 को जब ओंकार ने अपनी बहन को वापस फ़ोन किया ये जानने के लिए कि अमरजीत घर पे लौटे या नहीं, लेकिन जब ये फ़ोन करने की कोशिश कर रहा था तो नैन्सी का फ़ोन बार बार स्विच ऑफ आ रहा था। अब एक तरफ ये ओंकार अपनी बहन से बात करने के लिए परेशान था, तो दूसरी तरफ अमरजीत की कंपनी का स्टाफ भी नैन्सी को बार बार कॉल कर रहा था, लेकिन उसका मोबाइल बार बार स्विच ऑफ ही आ रहा था। उनकी कंपनी के एम्प्लॉयज़ ने थक हार कर पुलिस में कंप्लेन कर दी और ये कहा कि पिछले 2 दिनों से उनकी कंपनी के मालिक यानी कि अमरजीत चौहान ऑफिस नहीं आए हैं और अब उनकी वाइफ का भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। अब इस जानकारी के बाद पुलिस अपनी एक टीम को लेकर सीधे अमरजीत के घर पर पहुंच जाती है। तो वहां पे उन लोगों को ये पता चलता है कि घर पर तो कोई भी मौजूद नहीं था।
अब अमरजीत के साथ साथ उनकी पत्नी, उनके 2 बच्चे और नैन्सी की मां यानी कि चरणजीत कौर, ये सभी के सभी लोग घर से गायब हो चुके थे। अभी पुलिस ये समझने की कोशिश ही कर रही थी कि अचानक से ये परिवार कहाँ पे गायब हो चुका था। तभी उन लोगों के हाथ में एक चौंका देने वाली खबर आती है, जिसमें ये पता चलता है कि अमरजीत और उसके पूरे परिवार के गायब होने के बाद एक आदमी एक लेटर के साथ अमरजीत की कंपनी में आता है, जिस पे अमरजीत का सिग्नेचर भी था। इस लेटर में अमरजीत ने लिखा था कि मैं अब इंग्लैंड से पूरी तरह से उब गया हूँ और मैं अपनी मर्जी से इंग्लैंड को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा रहा हूँ और जाते जाते मैं अपनी कंपनी को एक नए मालिक को सौंप रहा हूँ। इस लेटर के साथ पूरा एक डॉक्यूमेंट था और इस डॉक्यूमेंट में नए मालिक की पूरी जानकारी थी और नीचे अमरजीत का सिग्नेचर भी था। जब पुलिस ने इन पेपर्स की जांच पड़ताल करवाई तो ये पेपर्स बिल्कुल सही पाए गए और अब पुलिस भी ये मान चुकी थी कि अमरजीत सच में इंग्लैंड से उब चुके थे और वो अपनी मर्जी से अपने पूरे परिवार को लेकर कहीं पे जा चुके हैं। अब इस घटना के बाद पुलिस की जांच पड़ताल बिल्कुल ही ठंडी पड़ जाती है और इस परिवार को गायब हुए तकरीबन 6 हफ्तों का समय बीत जाता है। इसी बीच इंग्लैंड के एक न्यूज़पेपर में खबर छपती है, जिसमें लिखा था कि अमरजीत फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहे थे और इसी वजह से उन्होंने अपनी कंपनी बेच दी और पूरे परिवार को लेकर देश छोड़कर जा चुके थे। अब पुलिस के साथ साथ उनकी कंपनी के एम्प्लॉयज़ तथा आसपास के सारे लोग ये मान चुके थे कि अमरजीत अपनी मर्जी से पूरा परिवार लेकर ये देश छोड़कर जा चुके थे। लेकिन न्यूजीलैंड में जो नैन्सी का भाई रह रहा था, ओंकार वर्मा, उसको ये बिल्कुल ही यकीन नहीं आ रहा था कि अमरजीत इस तरह से देश छोड़कर जाएंगे, या उनको किसी भी न्यूज़पेपर के दावों पर भी यकीन नहीं था। और अब दिन आया 14 मार्च 2003 का और इस दिन ओंकार वर्मा न्यूजीलैंड से सीधा लंदन पहुंच चुका था। अब लंदन आकर ओंकार ने पुलिस के ऊपर अमरजीत को ढूंढने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रेशर बनाया, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई इंटरेस्ट नहीं लिया गया। इसके बाद ओंकार ने पुलिस के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया। इसी वजह से पुलिस वापस से अमरजीत को ढूंढने के लिए और इस केस को रीओपन करने के लिए राजी हो चुकी थी। तो अब इस केस के रीओपन होते ही पुलिस ने सबसे पहले अमरजीत के घर की तलाशी ली। इन लोगों ने दरअसल आज तक इस घर की तलाशी ली ही नहीं थी। जब इस केस को रीओपन किया गया तब जाके ये लोग अमरजीत के घर की तलाशी लेने पहुंचे थे। इससे पहले एक बार भी इन लोगों ने इस घर की तलाशी नहीं ली थी। पुलिस जब अमरजीत के घर पर पहुंची और वहां पे उन लोगों ने देखा तो उन लोगों को सीधा ये समझ में आ गया कि अमरजीत और उसकी फैमिली अपनी मर्जी से तो बिल्कुल इस घर को छोड़कर नहीं गए, क्योंकि वहाँ पे जो वॉशिंग मशीन था अभी भी उसमें कपड़े पड़े हुए थे। अमरजीत के दोनों छोटे बच्चों के कपड़े भी उसके कमरे में वैसे ही पड़े हुए थे। यहाँ तक कि नैन्सी की माँ के कपड़े भी ऐसे ही रूम में पड़े हुए थे। कुछ खाना भी टेबल पर यूं ही पड़ा हुआ था। इतना ही नहीं, बल्कि जो नैन्सी की माँ थी चरणजीत कौर, वो हमेशा गुरु ग्रंथ साहिब को अपने साथ लेकर चलती थी। लेकिन इस बार गुरु ग्रंथ साहिब भी उसी टेबल पर पड़ा हुआ था। गुरु ग्रंथ साहिब को टेबल पर पड़ा हुआ देखकर ओंकार तुरंत ही समझ गया और उसने तुरंत ही पुलिस को ये बता दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरी माँ इस तरह गुरु ग्रंथ साहिब को कभी नहीं रख सकती। वो हमेशा गुरु ग्रंथ साहिब अपने साथ ही रखती है। तो दाल में ज़रूर कुछ काला है। अब इतने में ही पुलिस को एक खबर मिलती है कि लंदन में अमरजीत के कुछ रिश्तेदार रहते थे, तो उनको एक लेटर मिला जिसमें अमरजीत ने खुद लिखा हुआ था कि मैं अपने पूरे परिवार को लेकर भारत आ चुका हूँ, क्योंकि मैं इंग्लैंड से पूरी तरह उब गया था। ये लेटर फ्रांस से आया था। इस लेटर में चाहे भले ही अमरजीत का नाम हो, लेकिन इनके रिश्तेदारों को ये बात कतई हजम नहीं हुई, क्योंकि अमरजीत जब भी लेटर लिखा करते थे तो अपने हाथों से लिखा करते थे, और ये जो लेटर मिला था इसमें कंप्यूटर से प्रिंट किया गया था। अमरजीत और उसके परिवार को गायब हुए अब 1 महीने से भी ज़्यादा वक्त बीत चुका था, और पुलिस को इतना तो समझ में आ गया था कि अमरजीत और उसका परिवार अपनी मर्जी से तो बिल्कुल ही नहीं गए, क्योंकि अगर वो अपनी मर्जी से गए होते तो घर में इतनी सारी चीज़ें यूं ही नहीं पड़ी हुई होती। और अब ओंकार को भी ये यकीन हो चुका था कि हो ना हो अमरजीत और उसके परिवार का किडनैप ही हुआ है। और अब वहाँ की स्थानीय पुलिस ने ये केस स्कॉटलैंड यार्ड सीरियस क्राइम ग्रुप को 21 मार्च 2003 को सौंप दिया था। और अब स्कॉटलैंड यार्ड सीरियस क्राइम ग्रुप के हाथों में ये केस आते ही वो लोग तुरंत इस जांच को आगे बढ़ाते हैं। कई हफ्तों की जांच के बाद भी इन लोगों के हाथ में कुछ खास हासिल नहीं हुआ। अमरजीत और उसका परिवार फरवरी 2003 में गायब हुआ था,
और अब वक्त आ चुका था अप्रैल 2003 का। अब अमरजीत की कंपनी को तो नए मालिक हैंडल कर रहे थे, लेकिन इंग्लैंड पुलिस को सिर्फ इतना कंफर्म करना था कि आखिर अमरजीत भारत लौटे भी है या फिर नहीं। अगर वो वहाँ सही सलामत है तो वो उससे कांटेक्ट करना चाहते थे। तो उन्होंने तुरंत ही इंडिया की एजेंसीज को कांटेक्ट किया और वहाँ से उनको ये पता चला कि अमरजीत ना तो अपने गांव में लौटे हैं और ना ही किसी भी रिश्तेदार के घर पर आए हैं। पुलिस की इतनी सारी मेहनत के बावजूद भी कोई रिजल्ट निकल कर सामने नहीं आ रहा था। अब पुलिस भी पूरी तरह से कंफ्यूज हो चुकी थी कि आखिर इस केस को सॉल्व करें तो कैसे करें। तभी अप्रैल महीने में ही पुलिस को समुद्र किनारे से एक लाश मिलने की खबर मिलती है। जांच पड़ताल के बाद ये खुलासा हुआ कि वो लाश अमरजीत चौहान की ही थी और ओंकार वर्मा ने भी ये कंफर्म कर दिया कि ये डेड बॉडी अमरजीत चौहान की ही थी। और अब अमरजीत चौहान की डेड बॉडी मिलने के बाद इस केस में तुरंत ही नया मोड़ आ चुका था। पुलिस अब तक तो यही समझ रही थी कि अमरजीत कहीं ना कहीं पर तो जिंदा होंगे और वो अपनी ज़िंदगी चैन से गुजार रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे तो उनकी डेड बॉडी ही मिल चुकी थी। और अब पुलिस तुरंत ही समझ चुकी थी कि अमरजीत के गायब होने के पीछे जो कहानी बनाई गई थी कि वो अपनी मर्जी से देश छोड़ कर गए थे, वो सब एक झूठ था। और अब पुलिस तुरंत एक्शन में आ जाती है और अपनी एक स्पेशल फोर्स को तैयार करती है और बहुत सारे पुलिसकर्मी को इस केस में लगा देती है। और अब पुलिस का सबसे पहला शक उसी आदमी पे गया जो अमरजीत के गायब होने के बिल्कुल दूसरे दिन ही उसकी कंपनी में एक लेटर लेकर आया और ये दावा किया कि अमरजीत ने ये कंपनी मुझे बेच दी है और वो सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए थे। पुलिस ने जब जांच पड़ताल शुरू की तो उनको ये पता चला कि इस कंपनी का जो नया मालिक है उसका नाम है केनेथ रेगन। ये केनेथ अभी तक भले ही मासूम बना फिर रहा था, लेकिन सन 1980s के आसपास ब्रिटेन में केनेथ रेगन का इस क्राइम की दुनिया में बहुत ही बड़ा नाम था। कुछ साल पहले तक ये केनेथ रेगन ब्रिटेन का सबसे बड़ा ड्रग स्मगलर था और ये फर्जी पासपोर्ट भी बनाता था और इसी तरह की कई सारी इलीगल एक्टिविटीज़ में इसका नाम शामिल था। 1998 में लंदन पुलिस ने केनेथ रेगन को ड्रग्स का बिजनेस करने और फर्जी पासपोर्ट बनाने के लिए रंगे हाथों पकड़ा था। केनेथ रेगन के पास से लगभग 30 किलो हेरोइन बरामद किया गया था, जिसकी कीमत करोड़ों में थी। एक अंदाजे के मुताबिक केनेथ रेगन अब तक लंदन में 2000 करोड़ से भी ज़्यादा का ड्रग्स बेच चुका था। इसके ठीक तुरंत बाद ही केनेथ रेगन पर मुकदमा दर्ज हुआ और केस चला और इस केस में केनेथ रेगन को दोषी पाते हुए उसको 20 साल की सज़ा सुनाई गई। लेकिन ये केनेथ रेगन जेल में रहते हुए ही पुलिस के सामने सरकारी गवाह बनने का ऑफर रख देता है और बदले में वो अपनी सज़ा कम करवाने की शर्त रखता है। पुलिस तुरंत ही केनेथ रेगन के शर्त को मान लेती है और जब केनेथ रेगन के द्वारा जितने भी सबूत पेश किए गए, जितने भी खुलासे किए गए, तो उनके आधार पर लंदन पुलिस ने लंदन और ब्रिटेन के कई सारे बड़े हिस्सों में ड्रग्स के बड़े बड़े रैकेट्स को पकड़ा और कई बड़ी संख्या में अपराधियों को भी पकड़ा। और अब पुलिस भी अपने वादे के मुताबिक केनेथ रेगन की सज़ा 20 साल से कम करते हुए 8 साल की कर देती है। और आगे भी केनेथ रेगन ने कई बार पुलिस को ऐसे ही कई सारे केसेस में हेल्प की, तो उसकी वजह से उसकी सज़ा कम होती रहती है। और आखिरकार ये केनेथ रेगन सिर्फ 3 साल की सज़ा काटकर साल 2002 में जेल से बाहर आ जाता है। और अब इस केनेथ रेगन के जेल से बाहर आते ही उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। उसके क्रिमिनल बैकग्राउंड होने की वजह से उसे कहीं काम भी नहीं मिल पा रहा था। और अब ऐसी सिचुएशन में ये अमरजीत चौहान उसकी ज़िंदगी में बिल्कुल मसीहा बनकर आ चुके थे। दरअसल ये जो अमरजीत चौहान थे वो अक्सर अपनी कंपनी में बेसहारा लोगों को काम दे दिया करते थे और अब जेल से बाहर आते ही ये केनेथ रेगन भी बिल्कुल बेसहारा था। तो वो सीधा अमरजीत की कंपनी में काम मांगने जाता है और वहाँ पे अमरजीत को इसके ऊपर दया आ जाती है और वो इसको अपनी कंपनी में डिलीवरी बॉय की जॉब दे देते हैं। और अब अमरजीत की लाश मिलते ही पुलिस तुरंत इस केनेथ रेगन को अरेस्ट कर लेती है और अब पूछताछ का सिलसिला शुरू हो जाता है। और अब पुलिस की शुरुआती पूछताछ में तो केनेथ रेगन यही बताता है कि जब अमरजीत देश छोड़कर जा रहे थे तभी उन्होंने केनेथ को इस कंपनी का मालिक बना दिया था। लेकिन यहाँ पे पुलिस को मालूम था और उन्होंने इस केनेथ रेगन की पूरी हिस्ट्री निकाल रखी थी, तो ये जानते थे कि ये केनेथ रेगन कितना बड़ा क्रिमिनल है और इसीलिए इनको केनेथ की एक भी बात पर यकीन नहीं हो रहा था। तो पुलिस की स्ट्रिक्टली इंक्वायरी शुरू हो चुकी थी। पुलिस अपनी पूरी ताकत लगाकर इस केनेथ रेगन से इंक्वायरी कर रही थी
लेकिन ये केनेथ भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। इसकी तरफ से ना तो कोई जानकारी मिल रही थी, ना ही कोई सबूत मिल पा रहा था। तो पुलिस अब तक कोई भी सबूत जुटाने में नाकाम रही थी। और अब दिन आया 9 अप्रैल 2003 का, और इसी दिन एक महिला का फ़ोन पुलिस को आता है और इस एक फ़ोन कॉल की वजह से सब कुछ बदल जाता है। ये फ़ोन किस महिला ने किया था और इस फ़ोन पर क्या बात हुई थी, ये सारी चीज़ मैं आपको इस केस में आगे बताऊंगा। लेकिन फ़िलहाल मैं इतना बता रहा हूँ कि आखिर इस फ़ोन कॉल के बाद क्या क्या हुआ। उस एक फ़ोन कॉल के बाद पुलिस अब केनेथ रेगन के साथ बेरहमी से पेश आती है, और अब पुलिस की इतनी सख्ती के बाद आखिरकार केनेथ रेगन की हर एक चालाकी नाकाम पड़ जाती है, और आखिरकार एक ऐसा खुलासा हुआ जिसको जानकर पूरे पुलिस डिपार्टमेंट की पैरों तले ज़मीन खिसक चुकी थी। दरअसल इस केनेथ रेगन को अमरजीत की कंपनी में डिलीवरी बॉय का काम करते हुए कुछ महीने बीत जाते हैं, तो उसको ये पता चलता है कि अमरजीत अपने पूरे परिवार के साथ वापस भारत जाना चाहते हैं। और इसके बाद केनेथ रेगन अमरजीत को ये बताता है कि वो एक ऐसे आदमी को जानता है जो काफ़ी ज़्यादा अमीर है, और वो इस अमरजीत की कंपनी को बहुत ही अच्छी कीमत देके खरीद सकता है। क्योंकि अमरजीत इस कंपनी को बेचना ही चाहते थे, तो उन्होंने तुरंत ही केनेथ से ये कहा कि ठीक है, तुम हमें उस आदमी से मिलवाओ और हमारी मीटिंग फिक्स करवाओ, ताकि हम इस कंपनी के बारे में डील फाइनल कर सकें। और ठीक इसके बाद 12 फरवरी 2003 को केनेथ अमरजीत को ये डील फाइनल करने के लिए अपने घर पर बुलाता है और ये बताता है कि वो जो आदमी इस कंपनी को खरीदना चाहता है वो केनेथ रेगन के घर पे ही मीटिंग करेगा। इसके बाद जैसे ही अमरजीत इस केनेथ रेगन के घर पर पहुंचते हैं, तो ये केनेथ अपने 2 साथी के साथ इस अमरजीत को किडनैप कर लेता है। अब अमरजीत को किडनैप करने के बाद उसे बहुत ही बुरी तरीके से मारा पीटा जाता है, और उसको ये कहा जाता है कि तुम इस कई सारे ब्लैंक पेपर्स पर अपने सिग्नेचर्स कर दो। लेकिन अमरजीत ने यहाँ पर साफ तौर पर मना कर दिया कि मैं किसी भी पेपर पर कोई भी सिग्नेचर नहीं करूँगा। तो ठीक इसके तुरंत बाद फिर से अमरजीत को बहुत ही बुरी तरीके से मारा जाता है, और उससे कई सारे ब्लैंक पेपर्स पर साइन करवा लिए जाते हैं। और इसके साथ साथ ही उस कंपनी के जो ओनरशिप ट्रांसफ़र के जो पेपर्स थे उस पर भी अमरजीत के सिग्नेचर करवा लिए जाते हैं। और अब अमरजीत से ये सारे सिग्नेचर्स लेने के बाद उसको अपनी पत्नी को एक वॉइसमेल भेजने को कहा जाता है, जिसमें उसे अपनी पत्नी से ये कहना था कि मैं अपनी मर्जी से कुछ बिजनेस मीटिंग के लिए देश को छोड़कर जा रहा हूँ और जल्दी वापस आ जाऊँगा। और इस वॉइसमेल को भेजने के बाद अमरजीत को बहुत ही बुरी तरीके से मार दिया जाता है। शुरू में तो केनेथ रेगन का यही प्लान था कि वो अमरजीत को मारकर वो सारे जो ओनरशिप के पेपर्स थे वो लेकर कंपनी में चला जाएगा और उस कंपनी का मालिक बन जाएगा। लेकिन बाद में उसे ऐसा लगता है कि जब तक अमरजीत की वाइफ और उसके दोनों बच्चे जिंदा हैं, तो उसका ये प्लान तब तक तो कामयाब नहीं हो पाएगा। और इसीलिए केनेथ अमरजीत को मारकर 15 फरवरी 2003 को उसके घर पर जाता है, और उसकी पत्नी नैन्सी, उसके 18 महीने के बेटे देवेंद्र और उसके 2 महीने के बेटे रविंद्र और नैन्सी की मां चरणजीत कौर को, इन सब को मौत के घाट उतार देता है। और इसके बाद इन सब की डेड बॉडीज को ठिकाने लगा देता है। और इसके बाद जो केनेथ रेगन ने अमरजीत से जो ब्लैंक पेपर्स पर साइन करवाई थी उसके ऊपर एक फर्जी लेटर लिखता है, जिसमें वो अमरजीत की जो कंट्री छोड़ने की बात थी वो सब मनगढ़ंत कहानी लिख देता है। और अब केनेथ रेगन तो पुलिस की हिरासत में था ही, और इस पूरी घटना में केनेथ रेगन के जो 2 दोस्त शामिल थे, जिनका नाम था विलियम हॉन्सी और पीटर लीज, इन दोनों की जब तलाशी शुरू की गई तो पुलिस को ये पता चला कि ये दोनों तो पहले से ही इस देश को छोड़कर भाग चुके थे। ये दोनों भले ही देश छोड़कर भाग चुके थे, लेकिन वहाँ की पुलिस की काफ़ी ज़्यादा मेहनत के बाद उन दोनों को भी जर्मनी से अरेस्ट कर लिया गया था। तो दोस्तों, मैंने तो आपको ये केनेथ रेगन की पूरी साजिश और ये उसकी पूरी क्राइम की कहानी कुछ मिनटों में ही सुना दी, लेकिन वहाँ की पुलिस को इस केस को सॉल्व करते करते तकरीबन 1 या 1.5 साल का टाइम लगा था। कम से कम 1000 से ज़्यादा पुलिस वाले उस केस पर लगे हुए थे, और कम से कम 100 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का खर्चा आया था इस केस को सॉल्व करने के लिए। तो दोस्तों, अभी भी आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा कि आखिरकार वो कौन महिला थी जिसने ये फ़ोन कॉल पुलिस को किया था और इसके बाद इस केस में यू टर्न आया था। तो मैं आपको बता दूं कि ये फ़ोन कॉल और किसी ने नहीं बल्कि एक टाइम पे इस केनेथ की गर्लफ्रेंड रह चुकी बेलिंडा ब्रेवन ने किया था। अब हुआ ये था कि जैसे ही इस केनेथ ने अमरजीत को मार दिया था, तो उसके तुरंत बाद ही वो अपने एक दोस्त विलियम हॉन्सी के साथ अमरजीत के घर पर जाता है, और वहाँ पर उसकी वाइफ, उसके 2 बच्चे
और उसकी वाइफ की मदर यानी कि चरणजीत कौर, इन सबको मौत के घाट उतार देता है। और इन चारों की हत्या करने के बाद इन चारों की लाश को वो एक गाड़ी में डालता है और वो अब शहर से दूर तकरीबन 50 एकड़ फैले हुए एक फार्म में दफना देता है। और ये फार्म किसी और का नहीं बल्कि इस बेलिंडा ब्रेवन का ही था, जिसने पुलिस को कॉल किया था। और जिस दिन इस लाशों को दफनाया गया था उस दिन बेलिंडा ब्रेवन कहीं शहर में बाहर गई हुई थी, लेकिन कुछ ही दिनों में ये बेलिंडा वापस आ गई। तो इसके वापस आते ही इस केनेथ को ये डर सताने लगा कि अगर गलती से भी ये बेलिंडा अपने फार्म में चली गई तो उसका राज खुल सकता है। इसीलिए वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर वहां से उन लाशों को निकालकर कहीं पे और दफनाने की प्लानिंग में लग जाता है। और इसी प्लानिंग के चलते जब एक बार फिर से बेलिंडा ब्रेवन को शहर की तरफ जाना हुआ तो ये केनेथ रेगन अपने दोनों साथी के साथ मिलकर इस फार्म में वापस आता है और उन 5 की लाशों को खोदकर निकाल लेता है और वापस उस गाड़ी में डालता है। और वो एक नाव में बैठकर अब समुद्र की तरफ निकल जाता है। और जब केनेथ रेगन इन सब की लाशों को बाहर निकाल रहा था तभी बेलिंडा ब्रेवन भी अपनी फार्म में वापस आ जाती है। और अपने फार्म में इन लोगों को खुदाई करता हुआ देखकर बेलिंडा को दाल में कुछ काला नजर आता है और ये सारा इंसिडेंट अपनी आंखों से देख लेती है। और अब कई सारे लोगों की लाश देखने के बाद बेलिंडा ब्रेवन तुरंत ही पुलिस को फ़ोन करती है और इस पूरी इंसिडेंट की जानकारी दे देती है। और इस जानकारी के बाद पुलिस तुरंत ही केनेथ रेगन को अरेस्ट कर लेती है। और इसको अरेस्ट करने के बाद पुलिस अब इससे पूछताछ करना शुरू कर देती है और अब सबूत जुटाने में लग जाती है। लेकिन ये केनेथ रेगन बहुत ही शातिर क्रिमिनल था, उसने एक भी सबूत नहीं छोड़ा था। लेकिन पुलिस की काफ़ी ज़्यादा मेहनत के बाद उनको केनेथ के घर से एक बूंद खून की बरामद होती है जो कि अमरजीत चौहान की थी। और अब पुलिस को ये क्रिमिनल के मिलने के बाद भी उसका मोटिव जानने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। उन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इसने अमरजीत का मर्डर क्यों किया। लेकिन जब आगे इंक्वायरी चली तो उन लोगों को ये पता चला कि दरअसल जब ये केनेथ रेगन जेल से बाहर निकला तो उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी और वो एक बार फिर से वही ड्रग स्मगलिंग का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था। केनेथ रेगन को एक ऐसी कंपनी की तलाश थी जिसकी आड़ में वो अपना ड्रग्स का बिजनेस चला सके। तो उसने शुरुआती साजिश में खुद को मजबूर बताकर अमरजीत की कंपनी में डिलीवरी बॉय की जॉब हासिल कर ली। फिर उसके बाद उसने अमरजीत का भरोसा भी जीता, उसने एक फर्जी खरीदार भी खड़ा किया, उसको अपने घर पर भी बुलाया, फिर उसने अमरजीत को किडनैप भी किया और इसके साथ ही उसने इस कंपनी के ओनरशिप के जो ट्रांसफ़र पेपर्स थे उस पर भी सिग्नेचर करवा लिए थे। और इसके बाद इसने अमरजीत को बड़ी बेरहमी से मार दिया था। और अब सारे सबूतों को छुपाने के लिए वो अमरजीत के पूरे परिवार को भी मार देता है। और ये केनेथ रेगन इससे पहले भी इस तरह का क्राइम कर चुका था और वो पुलिस की नज़रों से भी बचने में कामयाब रहा था। तो इस बार भी इसे यही लग रहा था कि वो इस तरह के क्राइम को अंजाम दे देगा और वो पुलिस की नज़रों से बच जाएगा। लेकिन इस बार वो पकड़ा जा चुका था। अब जब पुलिस ने सारे सबूतों को इकट्ठा कर लिया था तो साल 2004 के नवंबर महीने में सारे आरोपियों के ऊपर 5 लोगों के किडनैपिंग और हत्या के मामले में केस दाखिल कर दिया और अब केस शुरू हो चुका था। और इस केस की सुनवाई के बाद फाइनली साल 2005 में केनेथ रेगन और उसके साथी विलियम होन्सी के ऊपर 5 लोगों की हत्या का आरोप लगाकर उन दोनों को ये कोर्ट उम्र कैद की सज़ा सुनाती है, जबकि पीटर लिस को 23 साल की सज़ा सुनाई जाती है। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि साल 2003 में अप्रैल में अमरजीत चौहान की डेड बॉडी बरामद हुई थी और उसी साल की जुलाई महीने में उसकी वाइफ नैन्सी की भी बॉडी समुद्र किनारे से बरामद हुई थी। और उसी साल के नवंबर महीने में नैन्सी की मां चरणजीत कौर की भी डेड बॉडी बरामद हो चुकी थी। इन तीनों की तो डेड बॉडी बरामद हो चुकी थी, लेकिन आज तक अमरजीत और नैन्सी के दोनों छोटे बच्चों की डेड बॉडी नहीं मिल पाई है। तो दोस्तों आपका इस पूरी घटना पे क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। So friend, till the next video, be safe, be alert and always protect your family.